नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 3D हेल्थ केयर एंड हैप्पीनेस कार्यक्रम में। मित्रों, कल हमने बात की थी हार्मोनल सिस्टम के बारे में, किस तरह हार्मोनल सिस्टम पर मन के विचारों का प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव से हमारा स्वास्थ्य हमेशा कुछ न कुछ बिगड़ता रहता है। आज फिर एक कदम आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे एक और सिस्टम के बारे में। इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कल हम बात कर रहे थे हार्मोनल सिस्टम की और आपने बड़ा सुंदर बताया था कि मन के विचारों का हार्मोनल सिस्टम पर जब प्रभाव पड़ता है तो शरीर में कई तरह की व्याधियां पैदा हो जाती हैं और जीवन से सुख गायब हो जाता है। इसको तो हमने कल समझा, आज हम किस सिस्टम के बारे में जानेंगे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसे हम कहेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। जी। जैसे अगर इंसान में बोन्स ना होते तो आदमी कैसा होता, मुश्किल हो जाता है। अगर इंसान में जोड़ ना होते, हड्डियों में जोड़ ना होते तो कैसा होता, एक इंसान बिना हड्डियों के कैसा होता, बिल्कुल लचीला हो जाता। मतलब हम यहाँ सोफे पे बैठ सकते थे क्या, पैर होते क्या, चल सकते थे क्या? तो एक फॉर्म देता है ना, ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है हमारा, एक फॉर्म देता है, सपोर्ट देता है जी, है ना। और इवन जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे अंदर लिवर है, हार्ट है, लंग्स हैं, बहुत सॉफ्ट ऑर्गन्स है ना जी। हार्ट है अंदर, मतलब केज में, हड्डियों के बीच में रखा हुआ है ना, सुरक्षा सेफ्टी से रखा है। ब्रेन कितना सॉफ्ट है, बोन के अंदर रखा है ना, सेफ्टी से रखा हुआ है जी। आंखें कितनी सॉफ्ट है, अंदर एक प्रॉपर जगह पे रखी हुई ना। जीभ कितनी सॉफ्ट है, वो भी एक अंदर कैविटी में रखी हुई है। सही बात है। तो मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो सारे, किडनी है जैसे, आते हैं जैसे हमारे जहाँ खाना पच रहा है, तो पूरा मतलब उसके लिए सपोर्ट भी दे रहा है, एक फॉर्म भी दे रहा है कि इंसान को एक फॉर्म, मतलब सारी जो शेप है एक इंसान की वो इस स्केलेटल सिस्टम के कारण है। बोन्स, जॉइंट्स, और जॉइंट ना हो तो आदमी क्या करता, तो एक तरह रॉबोट की तरह वैसे यूं चलता था ना, चल भी पाना शायद नहीं था, है ना। जैसे जमीन पे हम खाना कैसे खाते, हम कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। तो ये जॉइंट्स हैं जो कि इंसान को एक मोबिलिटी प्रदान करते हैं, फंक्शनिंग एबिलिटी देते हैं जी। और इवन जो हमारा खून बनता है, जो खून बनने के कारखाने हैं जी, वो भी बोन्स के अंदर है। अच्छा, बोन्स के अंदर बनता है। जैसे बोन्स की ना, जो बड़ी बड़ी बोन्स हैं, रिब्स है, स्कल जो ब्रेन की इसकी हड्डी, उसकी 2 लेयर्स होते हैं, उसके बीच में खून का निर्माण होता है। अब देखो कितने सुंदर, मतलब जैसे कहते कुछ चीज छुपा के काम किए जाते हैं ना जी, बहुत वाइटल चीजें जो सारी सारी इस मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर आती हैं। मसल्स से मूवमेंट होती है ना जी। लिगामेंट्स होते हैं जो, मतलब जैसे अभी सपोज हम नी जॉइंट पे हम मूवमेंट करते हैं, रोटेटरी मूवमेंट भी कर लेते हैं, घूम भी जाते हैं, वो लिगामेंट्स होते हैं। कैसे लिगामेंट्स पे जो है उसके बाद मूवमेंट्स का टेंडन्स होते हैं जी। और कार्टिलेज होते हैं। सपोज जैसे अभी 2 पहिए हैं, अभी सपोज ये जॉइंट है, हमारा नी जॉइंट है या एल्बो जॉइंट है, ये जॉइंट्स है जी। तो उनके बीच में हड्डियां तो कैल्शियम की बनी हुई, तो वो जो है दोनों जॉइंट्स अगर हड्डी घिसेगी तो क्या होगा, हड्डी टूट के चूरा हो जाएगी। बिल्कुल। कार्टिलेज बीच में, इस पे भी कार्टिलेज होगा, इधर भी कार्टिलेज होगा। तो कार्टिलेज वाशर की तरह कार्य करेगा, जैसे रबड़ होता है ना, शॉक अब्जॉर्बर की तरह। तो उनके बीच में मूवमेंट जो होगी वो बहुत स्मूथ होगी। तो एंड पे कार्टिलेज हो। नाक है, ये भी कार्टिलेज का बना हुआ है ना, ये कार्टिलेज की, बोन का नहीं है, कार्टिलेज का बना हुआ है, तो सॉफ्ट है। कान भी हमारे कार्टिलेज के बने हुए हैं। ये बोन के अगर होते हमारे कान कैसे होता तो मतलब एकदम सॉफ्ट है ना ऐसे जी। तो ये भी कार्टिलेज है ना। तो मतलब ऐसे जहाँ कई बोन्स हैं, कार्टिलेज हैं, जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, है ना, ये जो जोड़ने का काम करते हैं। तो ये एक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारी। तो सर, ये सिस्टम किस तरह से प्रभावित होता है और व्यक्ति बीमार होता है? हम बेसिकली क्या है, वैसे देखेंगे इस सिस्टम को हम देखें तो जब एक बच्चा पैदा होता है उसमें लगभग 300 बोन्स होती हैं जी, लगभग। और जैसे बच्चा बड़ा होगा, मैच्योर होगा, तो धीरे धीरे कुछ बोन्स जुड़ जाती हैं आपस में। तो लगभग अंत में जैसे एक मैच्योर व्यक्ति के अंदर 206 बोन्स होती हैं जी, 206 जी। और उन सबका आपस में कनेक्शन जुड़े रहते हैं, जोड़ के ना, जैसे उनके बीच में बोन्स को कार्य करने के लिए जुड़ना पड़ता है एक दूसरे से, उनको जॉइंट्स कहते हैं, जोड़ के आसपास जोड़ने के लिए लिगामेंट्स होते हैं ना, उनको मूवमेंट करने के लिए। और फिर अब जैसे ये जॉइंट चलना है, कैसे चलेगा, लिगामेंट भी लग गया आसपास, अब चलेगा कैसे, उसको पुल करने के लिए मसल्स चाहिए। तो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं जी। जब वो मांसपेशी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो हाथ या मतलब वो जॉइंट इधर साइड में या पीछे, आगे पीछे, जो भी मूवमेंट्स करनी है वो फिर मसल के कॉन्ट्रैक्शन से होती हैं। तो इस तरह से वो सारे सिस्टम बने हुए हैं। और जो अभी जो ये जो हमारे जॉइंट सिस्टम है या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है,
अच्छा, इसका कनेक्शन हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं इनका कोई ना कोई जैसे आप गर्दन का ही एग्जांपल ले लेते हैं जी। गर्दन का क्या मतलब है? मूवमेंट है, गर्दन मूवमेंट करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है। हम फ्लेक्सिबल हैं, हम पीछे देख सकते हैं, आपने आगे पीछे देख सकते हैं, साइड में देख सकते हैं, और गर्दन झुका भी सकते हैं जी, और मतलब ये साइडवेज मूवमेंट भी कर सकते हैं। तो आदमी को क्या होना चाहिए? अगर एक आदमी रिजिड है, स्टबर्न है, ये जॉइंट खराब हो जाए, जल्दी खराब हो जाएगा। मान लीजिए एक आदमी स्टबर्न नेचर का है, तो जिद्दी नेचर का है, तो असल में गर्दन में ऐसे रखेगा, टाइट करेगा, तो वहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा होएगा, तो वहाँ की हड्डियों में से कैल्शियम निकल जाएगा, पीछे गर्दन के मणके हैं उनमें से कैल्शियम कम हो जाएगा, तो उसका जल्दी उम्र में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाएगा, जो आजकल बहुत देखने में आ रहा है। जो पहले 60-70 साल में होता था, अभी तो 20-25-30 साल में भी जो हो जाता है। कई लोग कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग होते हैं जो स्पेशली आईटी में होते हैं ना, लंबा समय कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो उनको फिर गर्दन खराब हो जाती है ना, काम की वजह से। वो मल्टी फैक्टोरियल है वैसे तो। कुछ हमारा पोस्चरल मूवमेंट कैसी है, तो या फिर हमारा कार्य कैसा करते हैं, या फिर जो है हमारा मन का सेंट्रल रोल तो मन का है। तो हम कहते हैं कि हमारे जो जैसे एक इंसान बिना हड्डियों के, बिना जोड़ों के इंसान नहीं है ना, बिल्कुल। उसके बगैर उसकी मूवमेंट नहीं कर सकता, उसके बगैर उसके वाइटल ऑर्गन नहीं संभाल सकता, है ना। इसी तरह से वहाँ खून नहीं बन सकता है बिना इस सिस्टम के। ऐसे एक इंसान बिना शक्तियों के, सपोज एक व्यक्ति के अंदर परखने की शक्ति ना हो, राइट क्या है रॉन्ग क्या है ना, वो निर्णय ना कर पाए, वो बड़ी बात को छोटा ना कर पाए, टावर की छोटी बात का पहाड़ बना दे, राई का पहाड़ बना ले, समेट ना पाए, छोटी सी बात सहन ना कर पाए, हम क्या कहते हैं? तुम कोई इंसान हो, तुम इतनी सी बात भी समझ नहीं पाए, इसमें गलत क्या था ठीक क्या था, तुम इतनी छोटी बात को अपने इतना बड़ा बना दिया, आप इतनी सी बात भी सहन नहीं कर पाए, जैसे कहा जाता है, तो इंसान होकर भी तुम्हारे इतनी समझ नहीं है। तो ये शक्तियां जो ये हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं, जो ये इससे कनेक्टेड है हमारे जॉइंट्स से, डिफरेंट जॉइंट्स से, है ना। जैसे हमारी बैक, जैसे गर्दन तो ये हो गई, जैसे बैक है हमारी, कछुआ होता है ना, कछुआ आपने देखा? जी। कछुआ क्या करता है, जब उसे चलना है तो पैर बाहर निकालता है और चल के फिर पैर अंदर करके सिकोड़ के अंदर बैठ जाएगा। सही। खाना खाना है तो क्या करता है, फिर बाहर निकालेगा, फिर मुंह बाहर निकालता है, खाया मुंह बाहर निकाल कर नहीं रखता है, फिर जैसे मुंह खाना खाया मुंह अंदर कर लेगा। अच्छा। और एक गोल खोल के माफिक पड़ा रहेगा, उसी कमर है ना जी, हड्डी उसकी कमर है, खोल नहीं एक्चुअली, वो कमर है उसकी ना। और कितनी कमर स्ट्रांग है उसकी, मजबूत, जबरदस्त। उस पर ट्रक भी निकल जाए तो टूटती नहीं है। हाँ, ये कहा जाता है नहीं कि हाथी का पाँव भी रख दें तो कछुए को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख कितनी पावर है। और ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, पीछे का हिस्सा जो स्पेशली लोअर बैक जो हमारी, ये एक्चुअली हमारी यही शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। ओके। मतलब हम बड़ी बात को छोटा करना जानते हैं या छोटी बात को बड़ा करना जानते हैं। मतलब ये इंटरकनेक्शन इस चीज का है कि हम विस्तार की जो चीजें हैं, अगर विस्तार को सार्वलौकिक शक्ति, जैसे कछुआ निशानी है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है उसकी, उसका रिप्रेजेंटेशन दिखाना तो उसको कछुआ दिखाते हैं। और जैसे कई बार हमारी माताएं बहनें जैसे होती हैं, वो छोटी सी बात को फील कर लेती हैं, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना लेती हैं। तो आप अधिकतर देखेंगे उनकी कमर रीढ़ की हड्डी अधिकतर खराब रहती है, डिस्क प्रोलैप्स हो जाएगा, लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो जाएगा, इलाज कराती है फिर खराब हो जाती है, इलाज कराती है फिर खराब हो जाती है। उनका मन का सूक्ष्म कारण है जी, जिसके कारण से उस पार्ट पे असर पड़ता है और रीढ़ की हड्डी खराब हो जाती है। ऐसे हमारे नी जॉइंट्स हैं, मतलब हर जॉइंट, चाहे शोल्डर जॉइंट्स हैं जी, एल्बो जॉइंट्स हैं, ये छोटे वाले जॉइंट्स हैं हमारे हाथ के, तो हर जॉइंट कोई ना कोई शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये शक्तियाँ जो 8 शक्तियाँ हम कहते हैं वैसे हमारे स्पिरिचुअलिटी में, परखने की शक्ति, राइट सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार मिलाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति जी। तो 8 शक्तियाँ मतलब कोई ना कोई जॉइंट से कनेक्टेड है। अगर आदमी इन 8 शक्तियों को अपने अंदर भर ले तो जॉइंट पेन से, हर एक जॉइंट पेन से मुक्त, मतलब जॉइंट पेन से, हालांकि उसके साथ उसकी एक्सरसाइज, हालांकि 1 डायमेंशन में 3 डायमेंशनल है जी जी, 3 डायमेंशनल हेल्थ एंड हैप्पीनेस की बात है। फर्स्ट डायमेंशन इज दैट, फर्स्ट डायमेंशन तो आत्मा की हो गई, 8 शक्तियाँ आत्मा के पास है। तो जी, फिर हमारे मन के अंदर टीम पॉजिटिव, हमारी लाइफ के प्रति अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए। राइट, लाइफ में चैलेंजेस आएंगे किंतु हमारा उसके प्रति टीम, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे एटीट्यूड, हमारी स्मृतियाँ, यादें, हम पॉजिटिव स्मृतियों को जागृत करें जी, है ना। जीवन के प्रति कोई भी चैलेंज हमारे सामने आता है उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, भावना पॉजिटिव अगर हमारी होगी और संकल्प पॉजिटिव चल रहे होंगे
एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हम देखेंगे, तो फिर से जो है हमारा खान पान साथ में ठीक हो। जैसे हमारे इसमें खाने में कैल्शियम अच्छी मात्रा में हो, है ना, फॉस्फेट हम ठीक मात्रा में हो, क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फेट की हड्डियाँ वैसे कार्टिलेज की बनी होती हैं जी। कोई भी हड्डी को अगर हम एसिड में थोड़ी देर डुबो दें तो वो एकदम मोल्डेबल, वो जो है एकदम से उसमें सारा कैल्शियम में फॉस्फेट निकल जाएगा और वो जो है उसको हम रबड़ की तरह मोड़ सकते हैं, उसकी गांठ भी लगा सकते हैं। जब हम 3 डायमेंशनल हेल्थ और हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं जी, अगर हम बीइंग एस्पेक्ट पे लें या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे लें, तो वहाँ पर आत्मा के अंदर या बीइंग के अंदर वो 8 शक्तियाँ जो मैंने भी बात की थोड़ी देर पहले, वो शक्तियाँ अगर हमारे पास हैं, मतलब ये 8 शक्तियाँ हैं, और फिर टीम हमारी पॉजिटिव, मन के लेवल पे, मेंटल एस्पेक्ट पे टीम हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये 8 शक्तियाँ हम जॉइंट्स की तरह मैनिफेस्ट तब करेंगी जब हमारी टीम पॉजिटिव होगी। राइट। तो मन माध्यम है, बीइंग से जो एनर्जी, आत्मा से जो एनर्जी बॉडी में आ रही है, जॉइंट्स में आएगी, मसल्स में आएगी जी, बोन्स में आएगी, वो आएगी मन के माध्यम से। राइट। तो इसको जो है पर आने के लिए हमारी टीम पॉजिटिव होनी चाहिए, जीवन के प्रति एटीट्यूड पॉजिटिव हो, भावना पॉजिटिव हो, शुभ भावना शुभकामना सबके प्रति हो, और संकल्प हमारे पॉजिटिव। और फिर शरीर के लिए जैसे अब हड्डियाँ हैं हमारी, जॉइंट्स हैं, एक तो इसकी फिजिकल हमको देखना है कि हम लोग बैठते कैसे हैं जी, चलते कैसे हैं। और सपोज मेरी बैठने की आदत ही गलत है, मैं टेढ़ा होकर बैठता हूँ, एक हाथ पे ऐसे करके बैठता हूँ, या गर्दन झुका के काम करता हूँ, या मतलब मेरी पॉस्चरिंग गलत है। राइट। मेरी क्या होगी, हड्डियों में जॉइंट्स डिफॉर्म हो जाएंगे, हड्डियाँ एबनॉर्मल हो जाएंगी। तो फिर अगर जैसे मैं चलना भी मेरा, जैसे सपोज कई लोग होते हैं चलते एक डिफरेंट तरह से चलते हैं, भले थोड़ा पेन होता है तब भी हमको कोशिश करें सीधा चलें जी। तो ये तो हमारी मतलब जैसे हमारी मूवमेंट्स, पॉस्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोते कैसे हैं, सोना भी हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम लोग मतलब हमारे जॉइंट्स पे नुकसान ना हो। और फिर इसकी एक्सरसाइज रेगुलर बहुत ज़रूरी है, हर जोड़ की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी एक्सरसाइज तो वॉकिंग है। राइट। वॉकिंग में सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज होती है, और फिर भी कुछ जॉइंट्स हैं, जैसे किसी का जैसे बहुत लंबा समय खड़े होने का कार्य है, तो उसको कुछ अपने अंगों की स्पेशल तरह की एक्सरसाइजेस करें। जो बहुत समय लंबा समय ऑफिस में काम करते हैं, बैठने की सारे बैठे ही रहते हैं, तो उनकी नी जॉइंट्स की और बैक जॉइंट्स की एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। जो कंप्यूटर पे काम करने वाले हैं उनके गर्दन की एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, शोल्डर्स की एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनके शोल्डर्स ख़राब हो जाएंगे, गर्दन की हड्डी ख़राब हो जाएगी। तो मतलब ये जैसे अकॉर्डिंग टू हमारे जो प्रोफेशन है, तो उसके अनुसार में थोड़ी सी रेगुलर पॉस्चरिंग एंड एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। फिर उसके लिए खान पान उतना ज़रूरी है। जो बोन्स की जो मेन स्ट्रक्चर है वो कार्टिलेज है, और उसका जो है वो प्रोटीन से बनेगा। कई बार हम कैल्शियम गोलियाँ खाते रहते हैं, विटामिन डी भी खाते रहते हैं, किंतु हमारी कैल्शियम इंप्रूव नहीं होती, हड्डियाँ स्ट्रांग नहीं बनती। प्रोटीन हमारे खाने में होता नहीं, प्रोटीन कम होती है ओवरऑल। तो हमारा प्रोटीन का बैलेंस होना चाहिए, तो प्रोटीन हमारे खाने में ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम जब गेहूँ चने की रोटी खाएँ या गेहूँ सोयाबीन चना मिला करके खाएँ, तो जैसे हम 8 किलो गेहूँ ले लें, 2 किलो चना ले लें, तो उसका रेशियो कर लें, तो एडिक्वेट प्रोटीन लेवल बन गया, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन। दाल रोटी, तीनों चीज़ों का चाहिए फिर। हाँ, दाल रोटी जैसे हो तो वो भी ठीक प्रोटीन लेवल आ गया। और साथ में फिर जैसे कैल्शियम कहाँ से आएगा, कैल्शियम जैसे बेस्ट फॉर्म जो है दूध है कैल्शियम का जी, जो एब्जॉर्बेबल कैल्शियम है। कई बार हमारे समझते हैं, काफ़ी आजकल एक भ्रांति फैल गई, दूध गलत है, दूध पीना गलत है, दूध से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, दूध से ऐसा होता है, दूध से ऐसा होता है। बहुत लोगों का ऐसा मानना है दूध, क्योंकि आज दूध, नकली दूध भी आना शुरू हो गया। सुनते होंगे आप टेलीविजन में, अखबार में, मिल्क और ये सिंथेटिक मिल्क आना शुरू हो गया। पर रियल अगर आपको मिल्क मिलता है, गाय का या भैंस का दूध मिलता है, तो आप वो दूध पीजिए। और अगर आपको लैक्टोजन इंटॉलरेंस है, भारत में काफ़ी लोगों को अभी लैक्टोजन इंटॉलरेंस हो गई है, तो वो लैक्टोजन इंटॉलरेंस के कारण से लोग गैस बहुत बनती है। तो एक छोटा मैं अपने दर्शकों को सीधा सा तरीका बता देता हूँ कि इसमें एक केमिकल जो है लैक्टोजन कहें, लैक्टोज कहें, जो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो काफ़ी आज भाई बहनों के सिस्टम में लैक्टेज नाम का एंजाइम नहीं होता है जी। तो वो लैक्टेज, ये देखने पाया गया कि जो छोटी इलायची होती है उसमें लैक्टेज काफ़ी मात्रा में होता है। छोटी इलायची को पीस करके अगर 1 कप दूध में 2 इलायची डाल दें, उबाल दें अच्छे से, तो वो लैक्टेज उसके अंदर से वो उसको ब्रेक कर देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। कम से कम एक दिन में कितना दूध पीना ही चाहिए व्यक्ति को? मतलब वो अगर डिपेंड करता है कि एक आदमी को, जैसे अगर वो 40 साल से ऊपर का है तो उसको लगभग 300-400 ml या 500 ml तक पी ले। और अगर वो हार्ट का पेशेंट है 300 ml गाय का दूध प्रेफरेबली, जिसमें फैट निकल गया हो। जैसे गाय के दूध में बहुत कम फैट होता है, नहीं तो स्किम्ड मिल्क अवेलेबल होता है जिसमें से फैट निकाल दिया जाता है। 1 kg मिल्क में लगभग 1 ग्राम कैल्शियम होता है।
और हमारी रिक्वायरमेंट भी लगभग 800 मिलीग्राम से 1 ग्राम है। तो हमें मतलब इतना कैल्शियम लेना चाहिए। तो हमें जैसे अगर आप हेल्दी हैं, ठीक ठाक, आपकी एक्टिविटी अच्छी है, आप डेली वॉक भी करते हैं, आप काम भी करते हैं, रेगुलर फिजिकल वर्क भी होता है जी, तो फिर आपको इवन आप आधा किलो से 1 किलो तक दूध भी पी सकते हैं, है ना। मतलब दूध डिफरेंट फॉर्म में ले सकते हैं, दूध के फॉर्म हो सकते हैं, दूध के फॉर्म में, दही के फॉर्म में ले सकते हैं, पनीर के फॉर्म में ले सकते हैं, पर उसके हिसाब से एक्टिविटी होनी चाहिए। क्योंकि पहले एक कॉन्सेप्ट था शायद कि हम दूध बिल्कुल ना लें, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स ना लें, फिर दूध को बार बार गर्म करने से वो कोगुलेट हो जाती है प्रोटीन्स। एक बार गर्म किया, उसको ताज़ा गर्म करेंगे, फिर ताज़ा ही ले लीजिए, वो ठीक है। इस तरह से हमें दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। दही बेटर है दूध से भी। अच्छा, जिनको स्पेशली लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दही खाएं तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। दही जब बनती है दूध की तो लैक्टोज अपने आप पे ब्रेकअप हो जाता है, राइट। तो उससे फिर गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो कैल्शियम क्या हो गया सर? तो कैल्शियम मतलब, और इसके जो है लेने से ये आपका सॉल्व होता है। बाकी वेजिटेबल्स में भी काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है जी। तो वेजिटेबल्स हैं, हरी पत्ती की जितनी सब्जियां हैं, पेठा जिसे कहते हैं ना, सीताफल, बोपला भी कहते हैं, वो भी आप अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। तो इस तरह के अगर आप खाने लेते हैं तो आपकी हड्डियाँ, और प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो है विटामिन डी। और विटामिन डी का एक ही सोर्स है ना, वो है सूरज की धूप, मतलब सूरज की रोशनी। वो भी सुबह की समझते हैं, कहा जाता है कि सुबह जब सुबह अगर आप वॉकिंग सुबह सनराइज के होने के बाद करते हैं, 45 मिनट्स कर लेते, तो आपका काफ़ी मात्रा में विटामिन आधे से ज़्यादा रिक्वायरमेंट, बल्कि पूरी रिक्वायरमेंट ही विटामिन डी की आप सूरज से ले सकते हैं। आज क्योंकि हमारी लाइफ इंडोर हो गई है, अधिकतर हम इंडोर ही रहते हैं, बाहर कम एक्सपोज होता है सूरज से। तो आज के टाइम में लोगों को ये तकलीफ हड्डियों में विटामिन डी की कमी पड़ जाती है, जिससे कि विटामिन डी अगर कम हो गया तो कितना मर्जी कैल्शियम आप खा लीजिए और एब्जॉर्ब नहीं होगा। मतलब कैल्शियम के लिए विटामिन डी का होना जरूरी है। हाँ, मतलब हड्डियों में जाए इसके लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम विटामिन डी हमारा सूरज के एक्सपोजर हो। आप दूध तो पीते जा रहे हैं, लेकिन आप कहें जी कैल्शियम तो कुछ बन नहीं रहा, तो ये एस्पेक्ट्स है इसके अंदर कि विटामिन डी भी इसके लिए, हाँ, विटामिन डी के बगैर कैल्शियम बेकार है। ये हमें देखने, हालांकि सब मेरे से सब्जियां बताई, फल भी खा सकते हैं, पत्ते स्पेशली बहुत अच्छे होते हैं। दूध जब भी एक से गलतफहमी ना लाएं, हमारे दर्शकों को ये ना हो लगे कि दूध के बारे में बहुत रिकमेंड कर रहे हैं। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटी। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं 300 ml से नीचे, अगर आप नॉर्मल हैं और एडल्ट हैं तो 500 से 700 ml ले लें। और अगर आप फुल्ली एक्टिव हैं, फुल्ली एक्टिव मीन्स आपका हार्ड वर्क आप करते हैं, खेती करते हैं, फार्मर हैं या और ऐसा हार्ड वर्क करते हैं, तो उसमें आप 1 लीटर तक दूध भी ले सकते हैं। दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स वो आप ले सकते हैं। बातें हो गई तीनों लेवल पे, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे, मेंटल एस्पेक्ट पे और फिजिकल एस्पेक्ट। फूड भी प्रॉपर हो, एक्सरसाइज भी रेगुलर करें, हमारी पोस्चरिंग प्रॉपर हो, नींद प्रॉपर हो, ये भी ज़रूरी है। प्राइमरी में तो पोस्चर की बात आ जाती है। आमतौर पे डॉक्टर्स के पास जब लोग जाते हैं तो वो उनको उनके पोस्चर की तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं कि भाई आपका काम कैसा है, क्या करते हैं आप। बिल्कुल। लेकिन ये जो 2 एस्पेक्ट्स आपने बताए ये बड़े इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल आमतौर पे लोगों को ये नहीं पता लगता। हाँ जी, कि आपके सोच, आपका विचार, आपका मूड और आपका खान पीन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और भी उठ जाता है आजकल जो देखने में आता है फीमेल्स में, जो महिलाएं थोड़ी उम्र दराज हो जाती हैं तो उनको हड्डियों की तकलीफ कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। उसके लिए उनके लिए क्या उपाय हैं आपकी तरफ से? तो ये बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है आपका। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जैसे हमारा उनका क्वेश्चन हमारे हार्मोन से रहता है जी, स्पेशली बहनों में, माताओं में, उनका जैसे मेनोपॉज हो जाने के बाद, जैसे ना वो उनका 45 या 50 साल में या 52 साल की उम्र में मेनोपॉज पीरियड्स आने बंद होते हैं जैसे, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होते हैं, फीमेल हार्मोन्स, वो एकदम ड्रॉप हो जाते हैं सच्ची। और उससे फिर उनके हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत फास्ट, हड्डियां एकदम खोखली होने लगती हैं, कैल्शियम निकलने लगता है तेजी से। आमतौर पर घुटनों को पकड़ के घुटने की बीमारी बहुत बढ़ जाती है, कमर। नॉर्मली आजकल देखने में 20% से ज़्यादा समाज में लोगों को हड्डियों की तकलीफ है, एवरेज मतलब अगर देखें तो आज हम मतलब ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मेल में भी फीमेल में भी। तो बहनों में देखने गया, माताओं में देखने में आया, मेनोपॉज के बाद लगभग 50% से ज़्यादा बहनों माताओं में ये तकलीफ हो जाती है, हमारे बोन्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है ये जो मेनोपॉज के बाद बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम अपना विटामिन डी का कंटेंट ठीक रखें, सन में एक्सपोजर रखें, अच्छा रखें, वॉकिंग करें और फिर अच्छी मात्रा में कैल्शियम की चीज़ें हम लें, खाने में खाएँ, जिससे कि हमारे ना ये हड्डियाँ मजबूत रहें। और रेगुलर एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम खा भी लेते हैं जी,
और सन को एक्सपोज भी कर लेते हैं कि तो बिना एक्टिविटी के वो हमारी हड्डियों में जाएगा नहीं। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले भी ध्यान दिलाया कि प्रोटीन्स खाने के ध्यान रखें। उसका सबसे अच्छा तरीका शाकाहारी सोर्स है गेहूँ और चना। गेहूँ और चना, साथ में सोयाबीन मिला सकते हैं। राइट। तो अगर इसका ठीक रेशो में मिला के खाएं आटा पिसवा के, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है शाकाहारी सोर्स से वो पूरी हो सकती है। प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन, हाँ जी, ये 3 चीज़ों का संतुलन बना करके रखना भी बड़ा ज़रूरी है। और स्पेशली बहनों माता है, क्योंकि वो सेंसिटिव जैसे उम्र होती है तो सेंसिटिव ज़्यादा हो जाते हैं, तो इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं। वो भी ध्यान रखें कि जैसे उनकी उम्र बड़ी होती जा रही है, बड़ी चीज़ों को छोटा करना सीखें, विस्तार को सार में ना सीखें, पुरानी बातों को सार को विस्तार में ना ले जाएं। तो उनको माफ़ करना सीखें, पुरानी बातों को भूलना सीखें, सबसे प्यार करना सीखें, तो उनका फिर ये प्रॉब्लम्स कम होती जाएंगी मोल्स की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज की इस चर्चा में हमें बहुत ख़ास बात जानने को मिली, जो आमतौर पे ये बीमारी घर घर में दिखाई देती है, हर व्यक्ति में दिखाई देती है। ख़ास तौर पे आपने लास्ट में जो महिलाओं के बारे में बताया, ये तो एक उनके लिए आम बात हो गई। तो इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार। मित्रों, आज की चर्चा में हमें बहुत सुंदर ढंग से ये बताया कि हमारे जॉइंट्स, बोन्स की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आमतौर पे वो हमारे वैचारिक और हमारे गुण और शक्तियों के कमी का एक कारण होता है। और हम बाहरी तौर पर दवाइयाँ तो ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, मतलब जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि किस तरह से हमें विस्तार वाली चीज़ों को समायोजित करना है। जैसा कि कछुए का मिसाल देते हुए उन्होंने बताया कि कछुआ किस तरह से जब उसको कार्य करना होता है तो अपनी कर्मेंद्रियों को, अपने बॉडी पार्ट्स को बाहर निकालते हैं, फिर एब्जॉर्व कर लेता है, तो उसकी शक्ति बरकरार रहती है। इसी तरह हमें भी कहीं ना कहीं अपने कर्मेंद्रियों को, अपनी इंटरनल कर्मेंद्रियों को खास तौर से काम करने के समय उनको यूज़ करना है और फिर अंतःकरण में छुपा लेना है। तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर वो ताकत पैदा हो जाती है, वो होने लगती है, जिससे कि वो बीमारियां हमें नहीं दिखाई देती। आज की चर्चा में यहीं तक। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। नमस्कार।